इस क्लास में जो है, इस वीडियो में जो है, हम जो आगे की जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया और नेपाल के बारे में। अभी हमने समझा था, पीछे वाली जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने चीज़ें समझी थी इंडिया और भूटान के बारे में। अब हम बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल क्या कहता है इंडिया के लिए, ठीक है। बहुत कम चीज़ें हैं, ज़्यादा इसकी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कई बार अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता कैसे है। पहली चीज़ तो यह कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन या कंडीशन जो है वो क्या है नेपाल की, उसको समझिए। ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये मैप समझ लेना है, ठीक है। कोई भी दुनिया का मैप है, कोई भी देश के साथ अगर हम रिलेशन समझना चाहते हैं तो पहले उस देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझना हमारे लिए जरूरी होता है, ताकि हम जो है ये देख पाएं कि उस देश के साथ में हमारे रिलेशन किस तरीके के हो सकते हैं और किस तरीके के नहीं। ज्योग्राफिकल कंडीशन में हम उसकी एक तो ये देखते हैं कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, अंदर का, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ जैसे रिलेशन हम बनाते हैं वहाँ पे, वैसे ही उसी तरीके से पता चलता है कि हम इस देश के साथ कैसे रहेंगे, ठीक है। तो इस ये जो है नेपाल जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए नेपाल के अंदर जो है, आप जब ये देख रहे हैं नक्शा बना हुआ जो देख रहे हैं नेपाल का, तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो ये कि ये जो ऊपर ये दिख रहा है, ये जो बना रखे हैं तीर कमान, ये सारे के सारे जो ये पहाड़ी एरिया हैं। और इसी पहाड़ी एरिया में इसी को हम बोलते हैं महाभारतीय, सॉरी, इसको यहाँ पे एक एरिया है, इसके अंदर जो है वो सिक्किम से थोड़ा ऊपर जा करके माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है। और इसके ऊपर जो है ये है तिब्बत, क्या है, तिब्बत, ठीक है। और बीच में जो ये एक रास्ता बना रखा है ऊपर पहाड़ी एरिया, पहाड़ी एरिया के नीचे ये आ जाता है नदियों का एरिया, समतल एरिया, जिसे कहा जाता है महाभारतीय रेंज। क्या कहते हैं इसको हम, महाभारतीय रेंज, ठीक है। और इसके बिल्कुल जो साइड में है नेपाल के, बिल्कुल जो है वो वेस्ट में, जब हम बात करते हैं नेपाल के वेस्ट में, तो वहां पे आता है यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड के ये कहाँ पे होगा, नॉर्थ में, नॉर्थ में नहीं, वेस्ट में होगा, ईस्ट के अंदर आ जाए, ईस्ट के अंदर, सॉरी, पूर्वी भाग है ये, उत्तराखंड के पूर्व में है। यूपी इसके नीचे आ जाता है, यहाँ पे हम यूपी के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे यूपी लगता है हमारा। फिर इसके साथ में एक और हमारा स्टेट लगता है बिहार, एक लगता है हमारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल, और फिर लगता है इसके बिल्कुल साइड में सिक्किम, ठीक है। तो ये जो है ये लगभग तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है नेपाल, ठीक है। तीन तरफ से घिरने के कारण तो ये 5 भारत के राज्य जो हैं वो इससे अटैच होते हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर के जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है यहाँ पे ये 1850 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत से लगती है। इसकी कितनी सीमा लगती है, 1850 किलोमीटर की, ठीक है। इसके बाद जो भारत, ये हमने देख लिया कि भारत के 5 राज्य इससे लगते हैं, ठीक है। और भारत के नॉर्थ में स्थित है, ये भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। यानी कि कहाँ पे स्थित है नेपाल, नेपाल भारत के उत्तर के अंदर स्थित है, उत्तर में। दूसरी बात ये भूटान की तरह ही ये भी जो है क्या है, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक, ठीक है। यानी कि ये भी जो है सिर्फ और सिर्फ जमीन से घिरा हुआ एक देश है, ठीक है। पहाड़ों में बसा हुआ एक देश है, इससे भी कहीं पर भी जो है वो समुद्री सीमा नहीं लगती है, ठीक है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री थे पहले पुष्प कमल, फिलहाल में पुष्प कमल दहल हैं। अभी अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं वहाँ पे, और इलेक्शन खत्म होने के बाद में जो है वहाँ पे दो के बीच में 7 पार्टी अलायंस और साथ में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके बीच में जो है वो समझौता हो गया है। और पुष्प कमल दहल यानी कि प्रचंड इनको कहा जाता है, प्रचंड के नाम से भी ये जाने जाते हैं, इनको जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। और इसके बाद में जो है इससे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे वो थे केपी शर्मा ओली। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहां पे कि आधे समय के लिए तो पुष्प कमल दहल रहेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद बनेंगे केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री। तो केपी शर्मा ओली जो है उन्होंने क्या कहा नेपाल के बारे में, पहले जो प्रधानमंत्री थे इससे पहले, तो केपी शर्मा ओली जो है इससे पहले वाले प्रधानमंत्री थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी से हैं केपी शर्मा ओली। तो इन्होंने जो नेपाल को लैंडलॉक नहीं कहा, इन्होंने कहा कि नेपाल जो लैंड लिंक कंट्री है, लैंड को जोड़ने वाला कंट्री है, ठीक है। केपी शर्मा ओली कहते हैं कि ये लैंड लिंक कंट्री है, ठीक है। और दूसरा ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना हमें समतल, ये तराई का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र यानी कि बहुत ज़्यादा पानी इन चीज़ों के अंदर। जो तराई के क्षेत्र में जो है वहाँ पे रहते हैं मघेसी जाति,
ठीक है। ये मघेसी जाति के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इस एरिया के अंदर जो है वो मघेसी लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये मघेसी एक जनजाति है, वो जाति जो है वो यहाँ पे रहती है। ये लोग कौन है? ये लोग भारत से गए हुए लोग हैं, ठीक है। ये इसीलिए भारत और इनके बीच में एक डिस्प्यूट भी है, मघेसी डिस्प्यूट, मघेसी समस्या जो है वो भारत और नेपाल के बीच में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक चीज और है कि ये जो एरिया आपको देख रहा है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है ऊपर, ठीक है। इस माउंट एवरेस्ट के अंदर यहाँ पे इस पहाड़ी एरिया में 3 जनजाति रहती हैं, 3 जातियां रहती हैं, 3 जनजाति हैं। एक तो है गोरखा जनजाति, ठीक है, दूसरी है शेरप्पा जनजाति, तीसरी है भूतिया, ठीक है। ये 3 जनजातियां हैं, ठीक है। तो इन तीनों जनजातियों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों अपने अपने काम में प्रोफेशनल हैं, ठीक है। जैसे गोरखा जो है वो सैनिक जो है वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, सेना में लड़ने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा रिजर्व भी रखते हैं। हम भारत के अंदर गोरखा रेजिमेंट है, तो नेपाल से जो है हम भर्ती करते हैं यहाँ पे। शेरप्पा होते हैं पर्वतारोही, यानी कि पर्वतों पे चढ़ने में ये बहुत माहिर हैं, ठीक है। यानी कि पहाड़ों में चढ़ने वाले, पहाड़ों से निकलने वाले, उतरना चढ़ना, उसके अंदर ये जो है ये एक्सपर्ट हैं। इसके बाद जो भूतिया लोग हैं, भूतिया जो जनजाति है वो जो है वो खिलाड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, कि ये जो है ये खिलाड़ी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, इसके भूतिया जनजाति के लोग जो हैं, ठीक है। इनकी बात करेंगे आगे जाके, हिस्ट्री देखते हैं इसकी, नेपाल की हिस्ट्री क्या रही। ये तो थी ज्योग्राफिकल चीज़ें, इसके बारे में ज्योग्राफी क्या कहती है, ठीक है। ज्योग्राफी से जो हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है इंडिया रिलेशन के लिए, वो बन सकता है कि ये लैंडलॉक कंट्री है और भारत की कौन कौन से राज्य जो हैं वो इससे अटैच होते हैं और कितनी सीमा लगती है हमारी, सिर्फ ये क्वेश्चन। फिर ये जैसे पुष्पकमल दहल हैं, इनके प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली जो हैं वो फिलहाल में प्रधानमंत्री नहीं है, पहले प्रधानमंत्री थे, इससे पहले वो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है नेपाल को क्या कहा? लैंड लिंक कंट्री कहा, लैंड लिंक कंट्री बोला है, ठीक है। हिस्ट्री को देखते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है कि 1768 से 69 में यहाँ पे क्या है कि 1768 और 69 में क्या है कि बहुत सारी रियासतों को एक साथ जोड़ा जाता है। उस समय पे बहुत सारी रियासतों को जो हो एक साथ जोड़ने का काम किया जाता है और उनको जोड़ करके एक देश बनाया जाता है जिसे कहते हैं नेपाल, ठीक है। और ये काम जो है, ये काम करता कौन है रियासतों को जोड़ने का? पृथ्वी नारायण शाह, ठीक है। पृथ्वी नारायण शाह ने इस काम को किया था, ठीक है। इसी को जो है पृथ्वी नारायण शाह को जो हो आधुनिक नेपाल का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न नेपाल हु इज, ठीक है, कौन है? पृथ्वी नारायण शाह, हु इज फादर ऑफ मॉडर्न नेपाल, ठीक है। ये है। फिर एक युद्ध होता है इनका, एक युद्ध हुआ था एंग्लो नेपाल युद्ध, जिसको बोलते हैं एंग्लो नेपाल युद्ध। एंग्लो नेपाल युद्ध में क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो कि ये युद्ध होता है 1814 से 1816 के बीच में, ठीक है। 1814 से 1816 के बीच में जो ये युद्ध चलता है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की सरकार के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो जीत जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है और इसी से जो है एक संधि होती है, ठीक है। इसी से जो है एक संधि होती है, इस संधि को नाम दिया जाता है, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीतती है तो एक संधि हुई जिसे संगोली की संधि बोला जाता है। सिंचुला की संधि ऊपर थी भूटान के साथ में, यहाँ पे संगोली की संधि होती है। ये संधियाँ याद रखनी है, ये पेपर में आने वाली चीज़ें हैं। संगोली की संधि जो वो हुई, इस संधि से ये डिसाइड होता है कि इसी संधि से जो वो भारत और नेपाल जो है एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते हैं। संगोली की संधि के बाद जो है इंडिया नेपाल के रिलेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, इससे काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। इसके बाद जो हो नेपाल के जो गोरखा हैं, इस संधि के बाद में ही डिसाइड हुआ था कि नेपाली जो गोरखा हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, जो सैनिक बनते हैं बहुत अच्छे, इनको जो है वो इंडियन आर्मी में भर्ती किया जाने लगा। इनको जो है इंडियन आर्मी में भर्ती किया जाना। ईस्ट इंडिया कंपनी इस मामले में बहुत शातिर थी, ठीक है। अंग्रेजी सरकार बहुत शातिर थी कि कौन आर्मी के अंदर काम कर सकता था। तो उनको लगा कि गोरखा बहुत शानदार लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्रों को जानते हैं, समझते हैं, तो इन्होंने गोरखा लोगों को जो है उसमें जगह दी और इंडियन आर्मी में उनको भर्ती किया, ठीक है। तो इसके बाद जो संबंध बनने शुरू हुए, उसके बाद जो है इंडिया नेपाल की हिस्टोरिकल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है। इंडिया नेपाल हिस्टोरिकल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950। देखिए यही ट्रीटी, इसी तरीके की ट्रीटी जो है वो भूटान के साथ भी हुई थी हमारी, ठीक है। इंडो भूटान पीस फ्रेंडशिप ट्रीटी, यही एक ट्रीटी थी जो 1950 में होती है भूटान के साथ भी, और यही एक नेपाल के साथ ट्रीटी थी, ठीक है। उससे ही जो है रिलेशन डिसाइड होते हैं दोनों देशों के बीच में, ठीक है। इसी ट्रीटी से भारत और नेपाल के भी डिसाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो कि भारत एवं नेपाल पर जो है इस ट्रीटी के अंदर जो कहा गया
इस ट्रीटी में ये कहा गया 1950 में जब ये ट्रीटी हुई तो यहाँ पे ये बात हुई कि भारत और नेपाल पर किसी तीसरे देश ने मान लीजिए आक्रमण कर दिया, ठीक है, मान लीजिए इन दोनों देशों में से भारत या नेपाल में से किसी भी एक देश पे किसी तीसरे देश ने आकर क्या आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, अटैक कर दिया, तो इसमें क्या है कि ये दोनों देश आपस में मिलकर उसका सामना करेंगे। मान लीजिए नेपाल के ऊपर चाइना हमला कर दे तो भारत और नेपाल दोनों मिलकर चाइना का सामना करेंगे, दोनों उससे लड़ेंगे, दोनों एक दूसरे पर किसी, और दूसरी बात ये थी इसमें कि दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर किसी का भी आक्रमण जो है, किसी का भी अटैक जो है वो सहन नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ये इस ट्रीटी में कहा गया। तो नेपाल जो है, दूसरी बात ये थी इस ट्रीटी के अंदर, नेपाल जो है वो जो भी युद्ध सामग्री खरीदेगा, यानी कि वो जो भी वेपन्स खरीदेगा युद्ध के लिए, अगर किसी अगर वो खरीदेगा तो पहली बात तो भारत से खरीदेगा, मतलब कि नेपाल को अगर कोई वेपन खरीदना है तो वो भारत से खरीदेगा। अगर वो भारत से नहीं खरीदता है तो वो किसी और से खरीदेगा, तो उसको क्या कि भारत से पहले जो है सलाह मशवरा करना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा, ठीक है, भारत के साथ बातचीत करनी पड़ेगी कि वो किससे खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, ठीक है। ये इस ट्रीटी की दो मेन मुख्य बातें थी, ठीक है, 1950 में जो ट्रीटी होती है। इसके बाद हम चलते हैं, एक और ट्रीटी होती है इंडिया नेपाल इकोनॉमिक कमर्शियल ट्रीटी, मतलब कि इंडिया नेपाल इकोनॉमिक कमर्शियल ट्रीटी, ठीक है, ये ट्रीटी होती है 1950 में। इसके अंदर ये है कि भारत और नेपाल के बीच में व्यापारिक जो गतिविधियां हैं, व्यापार किस तरीके का होगा, कैसे होगा, वो सब डिसाइड होगी, ठीक है। तो इसमें सारी जिम्मेदारियां भारत को मिली थी कि भारत उनकी सारी कंडीशन को संभालेगा, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, भारत और नेपाल के बीच में आपस में रिलेशंस को बढ़ावा देने वाले कौन से फैक्टर हैं जिनसे कि भारत और नेपाल के जो संबंध है वो अच्छे बन जाएं, ठीक है। तो पहला है कल्चरल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं, सांस्कृतिक कारक। ये कैसे, ये इसलिए कि एक तो दोनों की जो कल्चर है, दोनों का जो कल्चर है वो एक जैसा है, यानी कि समान सांस्कृतिक मूल्य। समान सांस्कृतिक मूल्य का मतलब है कि भारत में भी हिंदू ज़्यादा हैं, नेपाल में भी हिंदू ज़्यादा हैं, दोनों के एक जैसे त्यौहार हैं, एक जैसे त्यौहार यानी कि होली, दिवाली, ठीक है, ये हम दोनों मिलके मनाते हैं, दोनों के एक जैसे फेस्टिवल हैं, ठीक है। एक जैसे धार्मिक मूल्य हैं, यानी कि जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं वो एक जैसी हैं, हम एक ही तरीके के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है, एक ही पूजा करने के ढंग एक जैसे हैं, ठीक है, हायरार्किकल ऑर्डर एक जैसा है हमारी सोसाइटी का और उनकी सोसाइटी का। तो ये कारक हैं कि वो ज़्यादा जल्दी भारत के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मोटिवेशनल चीज़ें हैं कि इंडिया इनके साथ जुड़ सकता है इसमें आराम से। दूसरे हैं भौगोलिक कारक, यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या है कि एक चीज़ तो ये है कि 1850 किलोमीटर की लगभग खुली सीमा जो वो भारत के साथ लगती है। खुली सीमा का मतलब है कि बिल्कुल अटैच, सिर्फ भारत से घिरी हुई, ठीक है। पासपोर्ट और वीज़ा की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती हमें जाने के लिए, ठीक है, हम बिना पासपोर्ट भी जा सकते हैं, बिना वीज़ा भी जा सकते हैं। नदियाँ जो है वो हैं यहाँ पे, बहुत सारी नदियाँ हैं, देखिए जो ये जो बना रखी है ना, ये निकाल रखी है, नदी है, ये भी नदी है, ये भी नदी है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो यहाँ पे चल रही हैं, ये देखिए, ये वाली हैं जो ये नदियाँ हैं, ये जो हैं ये नदियाँ बनी हुई। तो नेपाल से काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं क्योंकि ये पहाड़ हैं, बारिश होती है, पानी यहाँ से निकलता है, पानी सारा इधर आता है फिर, ठीक है। पानी जो यूपी से, बिहार से, बंगाल से, इधर से होते हुए वो इंडिया में पहुँचता है, इंडिया के अंदर जाके रुकता है। तो यहाँ पे इनकी नदियों से क्या है कि भारत के अंदर जो है वो सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, ठीक है, खेतों में सिंचाई, पानी की जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है। दूसरी बात यह कि यहाँ पे डैम बना करके भारत सरकार जो है या नेपाल सरकार जो है, दोनों यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे बिजली उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है, वो काम हो सकता है, पानी से बिजली बनाई जा सकती है। फिर यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल रिलेशन, भारत के स्ट्रेटेजिकल फैक्टर काम करते हैं, भौगोलिक कारक के अलावा जो है, आगे चलते हैं तो स्ट्रेटेजिकल फैक्टर भी काम करते हैं। स्ट्रेटेजिकल फैक्टर का मतलब है कि भारत को सिक्योरिटी के मामले में, डिफेंस के मामले में, ठीक है, ये मुख्य चीज है, ठीक है, यानी कि भारत को सिक्योरिटी किससे चाहिए, चाइना से। तो ये भी एक बफर स्टेट का काम करता है, ये मध्यस्थ राज्य है भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। ऊपर इसके बाद जो है इकोनॉमिक कारक क्या है, इकोनॉमिक कारक कि जो नेपाली लोग हैं, नेपाली जो यूथ है, भारत उसको नौकरी देता है, उसको प्रेफरेंस देता है, ठीक है। बहुत सारे नेपाली युवा जो भारत के अंदर जो है वो कहीं पे होटलों में देखना आप, नेपालियों को पहले लिया जाता है, लगता है कि उनको खाना अच्छा बनाना आता है। तो भारत में बहुत सारे नेपाली जो हैं वो खाना बनाने की जॉब करते हैं।
और बहुत सारे युवाओं को यहाँ पे वरीयता भी दी जाती है। जैसे गोरखा रेजिमेंट के अंदर जो है नेपाल के गोरखाओं को वरीयता दी जाती है, यानी कि पहले उनको लिया जाएगा, बाद में दूसरों को लिया जाएगा। ठीक है, भारत की जो जितनी भी बंदरगाहें हैं उनके ऊपर जो है भारत इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाता कि इन्होंने कोई सामान मंगाया कहीं से, भारत की बंदरगाह है कोलकाता के अंदर, कोलकाता की बंदरगाह का ये यूज करेंगे, ठीक है, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, भारत इनको फ्री में करने देता है। ठीक है, तो बिना टैरिफ के ये जो है उसको यूज कर सकता है। फिर जैसे नेपाल की कमजोरियां क्या हैं, नेपाल की कमजोरियां क्या है भारत के साथ में? पहली चीज तो ये कि भारत नेपाल में बहुत सारी दिक्कत ये है कि वहां पे लगातार जो है वो पर्वतीय यानी कि हिल स्टेशन होने के कारण, ये जो है यानी कि पहाड़ी एरिया होने के कारण जो यहाँ पे बहुत सारी भूकंप आते हैं। आपको पता होगा कि 2015 में जो है यहाँ पे बहुत जबरदस्त भूकंप आया था और बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। फिर जैसे यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। एग्रीकल्चर यहाँ पे डेवलप नहीं है। ठीक है, यहाँ की सड़कें जो वो डेवलप नहीं है। गवर्नमेंट के पास इकोनॉमी के साधन नहीं है। ऑयल भारत देता है उनको, गैस भारत सप्लाई करता है। ठीक है, उनका बजट तैयार होता उसमें भारत हेल्प करता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा ही वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। गरीबी है, बहुत ज़बरदस्त बेरोजगारी है। ये नेपाल की बड़ी कमजोरियां हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि नेपाली माओवादी, ठीक है, नेपाल के अंदर जो हैं वो माओवादी लोग हैं। माओवादी का मतलब है कि यहाँ पे बहुत 20 साल तक लगातार उनका संघर्ष रहा है, वो लड़ाई करते रहे हैं 2005 तक। ठीक है, 20 साल लगातार उन्होंने लड़ाई लड़ी है। यहाँ पे तीन चीजें और हैं। एक तरफ तो राजतंत्र, यानी कि यहाँ पे मोनार्क जो हैं वो बहुत हैवी हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते कि उनका राज रहे। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टियां यहाँ पे हैं, वो सोचती हैं कि राजतंत्र खत्म हो और डेमोक्रेसी देश के अंदर आए। तीसरी यहाँ पे माओवादी चाहते हैं कि इनको खत्म करो, राजतंत्र को, ये लोकतंत्र को इनकी जरूरत नहीं, हमें अपने तरीके से आना है। तो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पार्टियां जो हैं उनके लीडर हैं केपी शर्मा ओली, और माओवाद के जो लीडर हैं, माओवादियों के जो लीडर हैं वो हैं पुष्प कमल दहल। देखो ऊपर शायद उल्टा बताया गया होगा, लेकिन केपी शर्मा ओली जो है वो लोकतंत्र वाली पार्टी जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, माओवादी पार्टी जो है उसको पुष्प कमल दहल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात है इन दोनों के बीच में। अब बात करते हैं नेपाल की कंडीशन के बारे में। नेपाल के अंदर क्या हुआ है, वो भारत को इफेक्ट करती है वो चीजें। जैसे नेपाल का जो ऐतिहासिक समझौता हुआ था अभी 2006 में, 2006 में क्या है कि राजतंत्र को टोटली तहस नहस कर दिया, हटा दिया गया। नेपाल का समझौता किसके बीच हुआ? समझौता हुआ था SPA, 7 पार्टी अलायंस। ये 7 पार्टी अलायंस जिसके लीडर कौन थे? गिरिजा प्रसाद कोइराला। गिरिजा प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला का एक रिलेशन इंडिया से ये बताता हूं आपको। मनीषा कोइराला का नाम सुना है? मनीषा कोइराला इन्हीं की फैमिली से हैं। बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं मनीषा कोइराला, वो जो हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं, 7 पार्टी अलायंस, यानी कि गिरिजा प्रसाद कोइराला के फैमिली से हैं मनीषा कोइराला। ठीक है, उसके बाद दूसरे यहाँ पे जो इसके अंदर शामिल थे, नेपाल का जो हिस्टोरिकल समझौता हुआ है उसके ट्रीटी हुई है 2006 में, उसमें शामिल थे नेपाल के जो माओवादी हैं वो। ठीक है, इसके लीडर हैं पुष्प कमल दहल, यानी कि इनको प्रचंड भी बोला जाता है, ये प्रचंड के नाम से भी फेमस है वहाँ पे। तो यहाँ पे गिरिजा प्रसाद कोइराला और पुष्प कमल दहल इनके बीच समझौता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहली चीज तो ये की गई कि 238 साल पुराने राजतंत्र को हटा दिया गया। ठीक है, उसको खत्म किया गया इस समझौते के बाद में कि राजतंत्र खत्म होगा। राजतंत्र को इस समझौते ने खत्म कर दिया, इन दोनों ने मिलकर, 7 पार्टी अलायंस और नेपाली माओवादी संगठन ने। दूसरी बात यह हुई कि राजतंत्र खत्म हुआ, नेपाली माओवादी जो है वो हिंसा के तरीके पे चल रहे थे, उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, यानी कि बंदूक जो उठा रखी थी वो छोड़ दी, और बंदूक छोड़ करके कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके देश की सत्ता में आएंगे और देश को बदलेंगे, इन्होंने ये कहा। अब इन्होंने चुनाव का रास्ता पकड़ लिया। फिर इनके बीच ये हुआ कि अब जो है एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो वो इलेक्शन होगा, और इलेक्शन जो है वो हुआ इनका 2008 में। 2008 में इलेक्शन हुआ। 2008 में इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ कि ना तो इनको बहुमत मिल पाया, ना माओवादियों को बहुमत मिल पाया।
तो यहाँ पे बहुमत ना मिलने के कारण जो है वो संविधान बन नहीं सका, बनाया नहीं गया उस समय पे। तो संविधान नहीं बन सका, तो बहुमत ना होने के कारण 2013 तक नेपाल जो वो बिना संविधान के चलता रहा। नेपाल के अंदर 2013 तक कोई संविधान काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो बिना संविधान के काम किया इन्होंने। इसके बाद क्या कि 2013 में क्या होता है कि फिर से चुनाव होते हैं नेपाल के अंदर, और यहाँ पे क्या कि माओवादी पार्टी जो वो सरकार बना लेती है, यानी कि ये जो प्रचंड पुष्प कमल दहल ये अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गए, और 2015 में जो है संविधान बनकर तैयार हो गया। 2015 में क्या हुआ, संविधान बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नेपाल जो है जब ये संविधान बना तो नेपाल को इन लोगों ने कहा कि ये सेकुलर स्टेट होगा, ये एक सेकुलर कंट्री बनेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी रह सकता, कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता है, ठीक है। और सरकार किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, सरकार जो किसी धर्म को दबाएगी नहीं, ये बात बोलती, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा मिल गया। दूसरी चीज यहाँ पे ये हुई कि मघेसी जो है नेपाली मूल के, यानी कि मघेसियों को क्या कहा गया, इन्होंने नेपाली मूल का मानने से मना कर दिया। इन्होंने संविधान जब लिखा तो संविधान के अंदर एक बात मेंशन की कि नेपाली मूल जो है वो डिसाइड किया कि नेपाली मूल के लोग कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मघेसी हैं, मघेसी की मैं बात कर रहा था ना, मघेसी समस्या है, इन्होंने कहा कि ये भारत के लोग हैं, ये भारत से आए, ये मूल निवासी नहीं है नेपाल के, इनको जो है नेपाल का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इनको कहा कि नेपाल के मूल लोग नहीं हैं ये, ठीक है। तो नागरिक तो मान लिया, नागरिक होंगे, लेकिन ये मूल तौर पे नहीं है। और संविधान में ये बात मेंशन थी, देखो झगड़ा यहाँ पे नहीं कि इनको मूल नहीं माना गया, कोई बात नहीं, नहीं माना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मघेसी जो वो बहुत ज्यादा संख्या में है नेपाल के अंदर, एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, तो वहां पे ये डिसाइड कर दिया गया इस संविधान के अंदर कि नेपाल का कोई भी जो प्रधानमंत्री बनेगा वो सिर्फ वही बन सकता जो नेपाली मूल का होगा। तो मघेसी जो है उनको नेपाली मूल का मानने से इनकार कर दिया, तो मघेसियों में गुस्सा हो गया कि हम तो कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, इसका मतलब इस देश में रह के हम कहां जाएं फिर, ठीक है। यानी कि हमारा राजनीतिक तौर पे रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, हम कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम कितना भी जोर लगा ले। इससे क्या हुआ कि नेपाल के अंदर विरोध शुरू हो जाता है, और मघेसियों ने क्या किया, नाकेबंदी कर दी। मघेसी लोग जो हैं उन्होंने नाकेबंदी कर दी, ठीक है। नाकेबंदी करने से क्या कि भारत से जो सामान आता है उत्तराखंड से, और जो उत्तराखंड वाले एरिया को ब्लॉक कर दिया गया, और साथ में जो यूपी वाला जो एरिया है उसको ब्लॉक कर दिया गया। इनको ब्लॉक करने से क्या हुआ कि भारत से जो सामान आता जाता था वो बंद हो गया, वो आना जाना बंद हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये बात यहीं पे है, ये बात लिखी भी हुई है, ठीक है। तो भारत के खिलाफ जो है इस बात को लेकर के नेपाल में जो है वो नाराजगी भी थी, भारत के खिलाफ इससे नाराजगी बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि बात ये थी कि मघेसी जो हैं उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ नहीं बोला नेपाल को, जबकि नेपाल जो भारत की सारी बात मानता है, भारत ने ये नहीं कहा इनको कि जो मघेसी जो वो देश के नागरिक माने, देश के जो मूल निवासी माने जाएं, ठीक है। या फिर ये प्रोविजन किया जाए कि नेपाल का प्रधानमंत्री जो है वही होगा जो देश का नागरिक है। मूल वाला शब्द हटवाने की कोशिश थी उनकी कि मूल वाला शब्द हटा दीजिए। तो ये बात हो गई, इससे नाराजगी बढ़ी मघेसियों में भी, दूसरी तरफ नेपाल की सरकार में भी नाराजगी बढ़ी, क्योंकि भारत ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, ठीक है। इसके कारण अब देखते हैं इनके बीच में तनाव किन चीजों को लेकर के होता है, दोनों देशों के बीच में जो है वो झगड़ा किन चीजों को लेकर के होता है। तो भारत नेपाल के जो संबंध हैं, जो रिलेशन हैं, उनको लेकर के कुछ कारक हैं, मुख्य फैक्टर हैं जिनको लेकर के इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है। वो क्या है, पहली चीज तो ये नेपाल बफर स्टेट है। नेपाल बफर स्टेट होने के कारण इंडिया और चाइना के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो इसके कारण भी दिक्कत रहती है कि नेपाल चाइना की तरफ जाए या इंडिया की तरफ जाए, तो नेपाल बदमाशी भी करता है कई बार, ठीक है। तो नेपाल इसके कारण जो भारत से हमेशा क्या करता है, फायदा उठाता है, हमेशा भारत से फायदा उठाता है कि हम आपके बीच में बैठे हैं, नहीं तो चाइना घुस जाएगा। भारत इनकी बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा इनको जो है सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। बहुत सारी सुविधाओं को भारत में यहाँ पे जो है वो फ्री में प्रोवाइड करवाता है, भारत इनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं जो फ्री में दी जाती है नेपाल के अंदर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इनका चीन की तरफ बहुत तगड़ा झुकाव होता है, नेपाल का झुकाव जो वो चीन की तरफ होता है, सुविधाएं भारत से लेता है, फायदा भारत से उठाता है बफर स्टेट होने का, ठीक है।
दूसरी जो समस्या है वो है संविधान सभा और मघेसी समस्या। इनके बीच में जो तनाव उत्पन्न होता है, समस्या उत्पन्न होती, तो मघेसी और संविधान सभा, क्योंकि भारत के द्वारा जो है क्या किया गया कि जब इनका संविधान बना 2015 में बन के आया, तो उस समय पे क्या किया गया, भारत ने इनके संविधान का स्वागत नहीं किया। प्रचंड या फिर जो ये लोग थे, इन लोगों ने कहा कि भारत ने जो वो हमारे संविधान का स्वागत नहीं किया। ठीक है, उसका स्वागत करने से इनकार कर देता भारत। स्वागत इनकार तो नहीं करता, भारत कहता है कि हम नेपाल की एकता अखंडता का सम्मान करते हैं, ठीक है, और हम लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं और लोगों के मानवाधिकारों की हम बात करते हैं। ये भारत की तरफ से बयान थे। ठीक है, भारत ने क्यों नहीं दिया इनके संविधान को ज्यादा तवज्जो की बन गया हम क्या करें भाई, बना लिया अपना संविधान तुम लोग। तो भारत ने कहा कि जो मघेसी हैं, मघेसियों के कारण भारत इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था इनके संविधान को, कि मघेसियों को आप लोगों ने मूल मानने से इनकार किया और आपने प्रोविजन कर दिया कि मूल लोग ही जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मघेसी तो इग्नोर हो गई ना। और जबकि आप लोग कहते हो कि मघेसी भारत से आए हुए हैं, तो भाई भारत से आए हुए हैं तो भारत का सम्मान भी करिए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे ये लोग। तो भारत ने मतलब कि बैलेंस बना के रखी अप्रोच। ठीक है, ना तो उनका स्वागत किया ना उनका विरोध किया। ठीक है, ना ये कहा कि तुम कुछ करो या नहीं करो, बोले कि आपका मुद्दा है, आपका इंटरनल मामला, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, आपका संविधान है, आप सुलटिए। इससे क्या है कि नेपाल ये चाहता था कि हमने संविधान बनाया और हमारी बहुत जबरदस्त तारीफ की जाए। नेपाल ये चाह रहा था कि हमारी जो है वो तारीफ हो। ठीक है, ये बात थी। इसके बाद जो है वो कुछ आर्थिक कारक हैं, इकोनॉमिक कारक हैं। इकोनॉमिक कारक ये हैं कि भारत के व्यापारी जो है वहां पे व्यापार करते हैं, ट्रेडर्स भारत के वहां पे जाते हैं, उनके ऊपर लगातार हमले होते रहते हैं, मारा पीटा जाता है, पैसे छीन लिए जाते हैं, भगा दिया जाता है, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पे व्यापारिक घाटा जो है उसके कारण जो है तनाव रहता है। व्यापारिक घाटा ये कि नेपाल कहता है कि भारत जो है वो ट्रेड डेफिशिएट बना के रखता है, कि नेपाल के ऊपर कर्जा चढ़ा के रखा है, नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा माल बेचता है भारत अपना, और नेपाल की कोई चीज जो है वो भारत में नहीं बिक पा रही है। तो नेपाल और भारत के बीच में जो है वो ट्रेड डेफिशिएट बहुत ज्यादा है, ये बात कहते हैं वो। फिर दूसरी बात होती है कि साझी सीमा के कारण जो है ये डिस्प्यूट रहता है, इसके कारण तनाव होता है। तनाव क्यों होता है यहाँ पे, ये पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो वो फेक करेंसी आती है भारत के अंदर, डुप्लीकेट करेंसी आती है, जाली मुद्रा आती है, यानी कि भारतीय रुपए को छाप करके यहाँ पे भेजा जाता है, और भेजने वाला कौन होता है, पाकिस्तान से आती है वो मुद्रा, या वो चाइना से आ जाती है, कहीं से भी आए, तो जाली मुद्रा जो है वो भारत में भेजी जा रही है। ठीक है, अपराधी वो क्या करते हैं, भारत के अंदर जो क्रिमिनल हैं वो क्या करते हैं, पासपोर्ट और वीजा तो लगता नहीं, और इनको लेकर के डिस्प्यूट रहता है कि वो भारत से भागते हैं और वहां जाके छुप जाते हैं नेपाल में, और नेपाल सरकार इसमें सहयोग करती नहीं भारत का। साझी सीमा, इसके कारण भारत इनके बीच में तनाव उत्पन्न रहता है कि यार ये साझी सीमा होने के कारण बहुत समस्या हो रही है। फिर ये कि यहाँ पे जो नशीले पदार्थ हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं भारत में, उनकी आवाजाही बहुत ज़्यादा हो रही है, भारत से बहुत ज़्यादा शराब जो है वो वहाँ पे जा रही है नेपाल के अंदर, नेपाल से होते हुए मतलब उत्तराखंड से नेपाल, नेपाल से होते हुए बिहार आ रही है, बिहार में शराबबंदी है। ठीक है, फिर ये एक चीज़ और ये है कि आईएसआई जो वो अपना ठिकाना बना के रखी हुई है नेपाल को, इस सीमा के कारण, साझी सीमा के कारण, तीन तरफ से घिरा हुआ 1850 किलोमीटर की सीमा लगती है, तो इसके कारण आईएसआई जो इलीगल एक्टिविटी है वो करने की कोशिश करती है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करती है इंडिया के अंदर आईएसआई, इसके माध्यम से यहाँ से। ठीक है, तो बहुत सारे अपराधी यहाँ पे भेज दिए जाते हैं, क्रिमिनल जो हैं वो नेपाल से यहाँ पे आ जाते हैं बहुत सारे, इससे समस्या होती है। फिर एक मुद्दा ये है हमारा यहाँ पे डिस्प्यूट का, काला पानी और लिपू लेक, ये पेपर में आ जाता है भाई, ये पूछा भी गया है। काला पानी और लिपू लेक जो है ये एक भारत का और इनका जमीनी विवाद है, भूमि को लेकर के झगड़ा है। ठीक है, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में एक जगह है, ठीक है, जिसको हम काला पानी एवं लिपू लेक बोलते हैं, तो उत्तराखंड में ये जगह है। इसको क्या है कि नेपाल ने जो है 2019 में जो है अपना एक पॉलिटिकल मैप जारी किया है, पॉलिटिकल मैप जो है वो जारी किया, और उसमें इसने क्या किया कि इसको अपने नक्शे में दिखा दिया। काला पानी एवं लिपू लेक जो है वो पहले भारत के नक्शे में था,
इन्होंने क्या किया कि अपना जब पॉलिटिकल मैप निकाला 2019 में, तो इसने कहा कि ये हमारा हिस्सा है, हमारी जगह है, और इसने अपने हिस्से को बढ़ा करके दिखा दिया कि ये हमारे एरिया में आएगा, तुम्हारे में नहीं आएगा। यानी कि आप देखिए, ये है नेपाल। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, ये लिपू लेक जगह है, काला पानी लिपू लेक। नेपाल ने क्या किया कि ये जो सीमा ऐसे होके जाती है ना, इसको सीधा कर लाए ये कि ये हमारा हिस्सा है, ऐसे है हमारा मैप, इसको ऐसे कर दिया इन्होंने। अब भारत कहता है कि यार तुम क्या समझ रहे हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही रख लो। तो इसको लेकर के बहुत झगड़ा है दोनों के बीच में, इसको लेकर के बयान भी आते रहते हैं, बयानबाजी होती रहती है। फिर एक चीज़ यहाँ पे रहती है कि भारत और नेपाल के जो रिलेशन है उसको हम अच्छे कैसे बना सकते हैं, उनको अच्छे बनाने की कौन सी चीज़ें जो वो करी जा सकती हैं। पहली चीज़ हम वही चीज़ की कल्चरल रिलेशन देखते हैं दोनों के बीच में। यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्ट, एजुकेशन, मीडिया, कल्चर, ठीक है, इन लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम पहल कर सकते हैं। ठीक है, ये पहल की भी जा रही है दोनों को जोड़ने के लिए। कैसे हो रही कि भारत ने जो वो काठमांडू वाराणसी, एक एक करके देखिए, काठमांडू वाराणसी, लुम्बिनी बोधगया, जनकपुर और अयोध्या, ठीक है, ये 3 हो गए ना। नेपाल का काठमांडू, भारत का वाराणसी, नेपाल का लुम्बिनी, भारत का बोधगया, नेपाल का जनकपुर, ठीक है, जनकपुर आएगा, ये जनकपुर लिखना है, जनकपुर, और भारत का अयोध्या। इन तीनों को जोड़ने के लिए जो है, इन तीनों को क्या नाम दिया भारत ने? सिस्टर सिटी। इन तीनों को क्या नाम दिया? सिस्टर सिटी, भारत ने जोड़ने के लिए। मतलब कि आर्ट, एजुकेशन, मीडिया, कल्चर, इनको जोड़ने के लिए जो भारत ने 3 सिस्टर सिटी बताई है भारत की, काठमांडू के साथ में वाराणसी, लुम्बिनी के साथ में बोधगया, बोधगया बिहार के अंदर है, जनकपुरी अयोध्या, अयोध्या जो है वो यूपी के अंदर है, वाराणसी भी यूपी के अंदर है, ठीक है, ये जनकपुर। इन तीनों को जोड़ के सिस्टर सिटी का समझौता जो वो भारत के इनके बीच में हो चुका है। तो दोनों के बीच में, यानी कि जो डेवलपमेंट वाराणसी में है, जैसा वाराणसी बनेगा वैसा ही काठमांडू को बनाया जाएगा। बोधगया में जो काम होगा, जिस तरीके का होगा, वैसा ही लुम्बिनी को बनाया जाएगा। अयोध्या जैसी बनेगी वैसा ही जनकपुर बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अब कह रहे कि यहाँ भी बनवाएंगे। देखो मजाक है, ये नहीं कि यहीं बनवाएंगे जाके। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, सिस्टर सिटी है, कह रहे कि डेवलपमेंट जो है वो बराबर की जाएगी, ठीक है, इनको जोड़ करके, आपस में जोड़ करके काम किया जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने कहा कि नेपाल को हिट किया जाएगा, नेपाल को हिट किया जाएगा, नेपाल को जो है वो आगे बढ़ने में हम मदद करेंगे। कैसे करेंगे? जामनगर और जयपुर, जामनगर और जयपुर से जो है उनको एक रेलवे लाइन देने की बात हुई है। जामनगर और जयपुर, यहाँ तक की एक रेलवे लाइन देने की बात हुई है भारत में, ठीक है। इसके ऊपर विचार किया गया है, बनी नहीं है, विचार किया है। फिर एक पंचेश्वर बांध है, पंचेश्वर बांध का निर्माण जो वो भारत ने किया है, ठीक है। ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी कि बिजली बनाने वाली एक परियोजना है, विद्युत परियोजना है, जो 1996 में शुरू की गई थी, जिसको महाकाली संधि के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये महाकाली संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में 1996 में, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट पंचेश्वर बांध जो है वो यहाँ पे इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण भारत कर रहा है। फिर कुछ स्ट्रेटेजिक रिलेशन देखते हैं, सामरिक कारण क्या हो सकते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। वो हो सकते हैं कि वर्ष 2011 से क्या है कि भारत और नेपाल के साथ जो है वो एक दोनों की सेनाएं मिलकर के युद्धाभ्यास करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं, और इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? सूर्य किरण। जैसे नेपाल के हमने जैसे देखा था ना कि मैत्री के नाम से हम करते थे इंडिया बांग्लादेश के बीच में, संप्रीति, मैत्री, ये इस तरीके के हैं। संप्रीति शायद श्रीलंका के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य किरण के नाम से है, सूर्य किरण के नाम से सैन्य अभ्यास जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो हम नेपाल के साथ करते हैं। और नेपाल की जो सेना है, नेपाल की जो मिलिट्री है, उसको हम मॉडर्नाइज करने का काम करेगी भारत सरकार, ठीक है। यानी कि भारत की जो सेना है वो उसमें हेल्प करेगी नेपाल की सेना की कि उसको मॉडर्नाइज किया जा सके। और हर बार सूर्य किरण नाम से जो है एक युद्धाभ्यास, एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दोनों के बीच में। फिर जैसे बहुपक्षीय साझेदारी, यानी कि दोनों के बीच में बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाइलैटरल जो है वो कई आपस में देखने को मिलते हैं। बाइलैटरल रिलेशन में क्या चीज़ है कि एक तो ये दोनों क्या है कि सार्क के मेंबर हैं, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन जो है इसके मेंबर हैं दोनों के दोनों, ठीक है। बीमस्टेक जो है, बीमस्टेक के दोनों मेंबर हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है BBIN एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बना हुआ है। BBIN का मतलब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इसके दोनों के दोनों मेंबर हैं BBIN, ठीक है। तो इन मंचों को जो है आपस में ये साझा करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, जितने भी सार्क है, बिमस्टेक है, BBIN है, इनको आपस में ये साझा करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं वो क्या क्या है। थोड़े ही बचे हुए, ज़्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पहली चीज़ है कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो यात्रा की थी, ठीक है, बांग्लादेश की। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है नेपाल की यात्रा की थी, सॉरी मैं बांग्लादेश कह गया था, सॉरी, तो नेपाल की यात्रा की थी 2018 में। तो वहाँ पे गए ना, तब वहाँ पे इन्होंने अरुण 3 नाम से एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया था। अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना, ये शुरू की थी, जिसके अंदर भारत जो 1236 करोड़ रुपए लगाएगा, उसको मंजूरी दी जा चुकी है, और मंजूरी दी गई थी 2019 में। तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो वो 2019 में शुरू की गई है, 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अरुण 3 विद्युत जल परियोजना, नेपाल के अंदर 1236 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे भारत की तरफ से वहां पे। फिर 2008 में, इससे पहले जो है बोट, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बोट नाम से, ठीक है, बोट पर SJVN, ठीक है, SJVN यानी कि सतलुज जल विकास निगम और नेपाल सरकार के बीच में जो है वो 30 साल का एक समझौता हुआ है। समझौता क्या है? बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ये समझौता है 2008 का, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल है? सतलुज जल विकास निगम और साथ में नेपाल गवर्नमेंट। ये 30 ईयर के लिए समझौता हुआ है, ठीक है। 30 ईयर के लिए इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, बिजली को लेकर के, सिंचाई को लेकर के प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कि कहां पे कैसे काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा सतलुज जल विकास निगम जो है, ये इस ऑपरेशन के थ्रू, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इस समझौते के थ्रू जो है ये नेपाल के अंदर रिसर्च करवाएगा, वहां पे नेपाल सरकार के साथ में मिलकर के काम करेगा, ठीक है। फिर जैसे कि दोनों के बीच में 60% से ज़्यादा जो है वो यूनिवर्सल ट्रेड होता है, दोनों का सार्वभौमिक व्यापार होता है, ठीक है, दोनों के बीच में। मतलब कि नेपाल का 60% से अधिक व्यापार भारत के साथ है, 60% से ज़्यादा। 1955 में जो है क्या होता है कि वहाँ पे त्रिभुवन नाम के राजा बने थे, ठीक है। 1955 में जो है त्रिभुवन नाम के राजा बने थे नेपाल के, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, समान दूरी का सिद्धांत। समान दूरी का सिद्धांत, ये पेपर में आ सकता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो समान दूरी का सिद्धांत किसने दिया? त्रिभुवन राजा ने। और जो ये फैक्ट आ रहे हैं, ये तो सारे आने वाली चीज़ें होती हैं, इनको पता नहीं कब कहाँ से पूछ लिया जाए, किसके साथ क्या योजना चल रही है भारत की, किस तरीके से काम कर रहा है भारत, ठीक है। और 2015 में जब भूकंप आया था, तो वहाँ पे भारत ने जो है ऑपरेशन मैत्री चलाया था। ये याद रखने की बात है, ये पूछे जाते हैं, ये ऑपरेशन जो भारत सरकार चलाती है, भारत की मिलिट्री चलाती है, एयरफोर्स चलाती है, ये पूछे जाते हैं हमारे पेपर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में या फॉरेन पॉलिसी में। तो ये ऑपरेशन मैत्री चलाया था, किस लिए चलाया था? भूकंप पीड़ितों की सहायता करने के लिए 2015 में, ठीक है। और भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापार का जो बेस ईयर है, ठीक है, बेस ईयर के लिए जो 1996 की व्यापार संधि है, मतलब कि आधार वर्ष 1996 की व्यापार संधि है, ठीक है। और इसको जो है मतलब कि बेस ईयर जो है भारत के बीच में, जो बेस ईयर रखेंगे कि हम किस बेस ईयर को मान करके भारत और नेपाल के बीच में ट्रेड होगा, वो जो है वो 1996 की व्यापार ट्रेड ट्रीटी है, व्यापार संधि है, जिसको 2009 में जो है वो अमेंड कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया, ठीक है। फिर ये महाकाली परियोजना जो 1996 में शुरू हुई थी, जिसको हम पंचेश्वर बांध परियोजना कहते हैं, ठीक है, 1996 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। 1965 में जो वो हथियारों से संबंधित संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, हथियारों को लेकर के, हथियार कैसे, कब, कहाँ, कब, कैसे खरीदने हैं, कौन से हथियार खरीदने, उनको लेकर के। फिर ये कुछ फैक्ट हैं, मतलब कि जो हाइड्रो पावर है उससे रिलेटेड, जल विद्युत से संबंधित जो भारत और नेपाल के बीच में सहयोग है, उनको लेकर के कुछ ट्रीटी हैं, वो देखिए। एक चीज़ है, एक ट्रीटी है शारदा बांध समझौता, 1927 में हो रखा है, ठीक है। उसमें पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन था, ब्रिटिश शासन था भारत में, ठीक है। फिर है जैसे कोसी समझौता, कोसी नदी समझौता है जो है वो 1954 में हुआ था। गंडक नदी समझौता ये हुआ था 1959 में, ठीक है। उसके बाद जो है वो रंगपुर समझौता होता है, रंगपुर समझौता है 1991 में। तो ये कुछ
ट्रीटीज हैं हाइड्रो पावर को लेकर के, ठीक है, और कुछ ये फैक्ट हैं, इन चीज़ों को याद कर लेना है आप लोगों को ध्यान से, ठीक है। ये पेपर में आने वाला सारा मटेरियल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बस समझने की इतनी ज़रूरत होती है कि हम अच्छे से काम को कर पाएँ, ठीक है। तो इस क्लास को ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं दोबारा से।